अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। अब हर तरफ ये बात हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस तरीके से ईरान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए हैं, और आपको ये सुनकर हैरत भी होगी कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये ना जानते हों कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो प्रेसिडेंट ट्रंप, वो अमेरिका के सदर जो कि हमेशा ये बात करते आए हैं कि अमेरिका एक इतनी बड़ी मिलिट्री ताकत है कि किसी की जुर्रत नहीं है अमेरिका के सामने खड़े होने की। और हो सकता है कि माजी में बात दुरुस्त भी हो, और ये भी मुमकिन है कि अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के बाद ये बात शायद और ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा कर रही है अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप में। लेकिन ईरान के केस में ये बात दुरुस्त नहीं है। ईरान वो मुल्क है जो कि खामोशी के साथ अपनी बहुत ज़्यादा मिलिट्री तैयारियों में लगा रहा, और जो आखिरी हमला था इज़राइल ने जब ईरान पे हमला किया तो उस वक्त भी ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से वाज़े कर दिया था कि अगर दोबारा हमला हुआ तो फिर आपको वो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जो आप बहुत सालों तक याद रखेंगे। और अब यही हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि हर कुछ दिनों के बाद ईरान को डरा रहे थे, धमका रहे थे, बता रहे थे कि हमारे बहरी बेड़े पहुंच चुके हैं ईरान के करीब, ईरान के पास आखिरी मौका है, ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए वरना हमला हो जाएगा। और बहुत सौ का ख्याल था कि रिजीम चेंज ही वाहिद मकसद है इस हमले के नतीजे में। लेकिन क्या हुआ, इतनी धमकियों का, इतने डराने का, इतना खौफ पैदा करने का अंजाम क्या निकला कि आज वही प्रेसिडेंट ट्रंप, वही अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आ चुके हैं। अब सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है, वो हम आपको आज बताते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अमेरिका की मिलिट्री ताकत है उसकी हकीकत क्या है, ये सुनिएगा। सदर ट्रंप ने अपने मिलिट्री कमांडर्स को जब ईरान पर हमला करने का कहा तो उन्होंने एक ऐसी मंजर कशी की, एक ऐसा मंजरनामा पेश किया कि जिससे कमांडर इन चीफ जो थे यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप, वो भी सुनकर हैरान हो गए और उनको भी यकीन नहीं आया कि क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है। परेशानी तो बनती थी उनकी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब अपने कमांडर्स को ईरान पे हमला करने का कहा तो उनका जवाब ये था कि हम हमला कर तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो ईरान का रद्द-ए-अमल आएगा हम उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखते। पिछले साल जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, ये उनके मिलिट्री कमांडर्स उनको बता रहे हैं, तो उस वक्त हम ईरान के निशाने पर नहीं थे, इज़राइल उनके निशाने पर था। और तमाम का तमाम जो यूरोपी दिफाई निज़ाम है, जो अमरीकी दिफाई निज़ाम है, इज़राइल हालांकि छोटा सा रकबा है, छोटा सा मुल्क है, उसके बावजूद भी जो वहाँ से ड्रोन्स आ रहे थे, मिसाइल्स आ रहे थे, सबके सब को रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। अब ये इस दफ़ा की सूरत हाल वो बताते हैं कि जी ये ज़्यादा गंभीर है। वो किस तरीके से कि अगर हमने ईरान पर हमला कर दिया है तो पूरे मिडल ईस्ट में हर जगह पे हमारी मिलिट्री बेसिस हैं। इस दफ़ा मिलिट्री बेसिस के साथ साथ जो हम बार बार कह रहे हैं कि जी हमारे बहरी बेड़े पहुंच गए हैं, जो बहरी फ़ौजी अड्डे हैं, जो वॉरशिप्स हैं, उनको भी निशाना बना सकता है ईरान। और ईरान की जो स्ट्रैटेजी है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, वो क्या है? सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स भिजवाए जाएं, उनको जब डिफेंस सिस्टम सामने वाला इंगेज करता है तो फिर वो मिसाइल्स फायर करना शुरू कर देते हैं, जिसका मुकाबला करना या जिसको रोकना फिर उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। इज़राइल के साथ भी यही मामला था जब 12 रोज़ ये जंग चली और फिर अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। और यही इस बार भी उनके मिलिट्री कमांडर्स बता रहे हैं अपने कमांडर इन चीफ को, प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि ये मिशन हमारे लिए इतना आसान नहीं है। बाकायदा एक खौफनाक मंजर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने उनके अपने जनरल्स की तरफ से खींच दिया गया, और प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कोई और दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था। अच्छा, अब ज़रा इज़राइल की बात करें, उनकी सूरत हाल को देखें। तो इज़राइली हुकूमत ने अमेरिका को ये बताया है कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करना चाहता है तो ज़रूर करे, लेकिन ये देख लें कि जी उसका फिर अंजाम रिजीम चेंज होना चाहिए। क्या अमेरिका को यकीन है कि वो हमले के बाद रिजीम चेंज करवा सकता है? और इस हमले को 4 से 5 दिनों से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये जंगी सूरत हाल, ये तमाम की तमाम अमरीकी कार्रवाई 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम इसको मज़ीद बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। सो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज़ दैट वी आर आउट। 4-5 डेज़ में अगर आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, रिजीम चेंज हो जाती है तो वेल एंड गुड। नहीं होता
تو ہم اس سے باہر ہیں۔ اسرائیلی حکام نے پھر یہ بھی بات کی ہے کہ جی ہم ایک بار پھر سے 500 سے 700 ایرانی میسلز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ پچھلی جنگ میں ہو چکا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں جو میسلز تھے وہ اسرائیل بھیجے گئے ایران کی طرف سے، اور یہ بھی ایک بہت بنیادی سبب ہے کہ اسرائیل بار بار کہہ رہا ہے کہ امریکہ ایران سے جب بات کرے تو صرف نیوکلیئر کی نہیں کرے، میسلز کی بھی بات کرے، ان کے میسل پروگرام کو بھی ہم نے روکنا ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے یہ خطرہ بن چکا ہے۔ اور اسرائیل نے امریکی حکام کو واضح کر دیا ہے کہ اب دوبارہ سے 500-700 میسلز ہم نہیں روک پائیں گے، ہم اتنے پاورفل ڈیفنس سسٹم اس وقت نہیں رکھتے ہیں کہ ہم ان تمام کو روک سکیں۔ سو جب اسرائیل کی طرف سے منظر کشی کی گئی اور امریکی جنرلز نے اپنے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتایا، تو ظاہر ہے انہوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے اس کا جواب یہی بتایا کہ یہ جو فریم ورک ہمیں اسرائیل کی طرف سے فراہم کیا جا رہا ہے، اس کے تحت اس جنگی کارروائی کو لے کر چلنا یا ایران کی سچویشن سے ڈیل کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ سو اس وقت اگر ہم اپنی اس بات کو مختصر کریں، سینکڑوں فوجی اڈے امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اس وقت یہ سوچ بھی پائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں، ہمارے ہزاروں کی تعداد میں فوجی ہیں ان بیسز کے اوپر، اس کے علاوہ جو ہمارے وارشپس پہنچ گئے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ایران کے ساحل سے کوئی 800 کلومیٹر وارشپ کھڑا ہے اور اس کو ایران نشانہ بنا لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہماری رہی صحیح چودراہٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہم پھر کس منہ سے دنیا کو یہ کہانی سنائیں گے کہ ہم بہت بڑی ملٹری طاقت ہیں، اور ہمارے لیے اپنی ساکھ بحال کرنا انتہائی مشکل کام ہو جائے گا۔ سو یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے جس سے آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی آگاہ نہیں تھے کہ اتنی بری سچویشن اس وقت ہے ڈیفنس سسٹم کی، اور ایران جو ہے وہ مسل ٹیکنالوجی میں کتنا آگے نکل چکا ہے، یہ بات تھی مد نظر۔ اور اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ خود ہی مجبور ہو گئے کہ ایران کے ساتھ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں۔ سو یہ ہے کہانی کہ یہ مذاکرات آخر کیوں ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ ڈو گیو اس یور فیڈ بیک۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.